नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका आने वाला एग्ज़ाम जो है रेलवे का एएलपी हो, टेक्नीशियन हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें क्वेश्चन आते हैं साइंस के, उन सब के लिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जैसे आगामी आने वाली परीक्षा जो है डीएलएड है, आपका आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, पैरा मेडिकल है या अन्य भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें ये आपको काम देगा। ठीक है, तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। ठीक है, तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए आपके पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो देखिए सूची 1 में क्या दिया हुआ, सूची 1 में दिया हुआ फ्लोरीकल्चर, बी में है सेरीकल्चर, सी में है ओलेरीकल्चर और डी में आपका एपीकल्चर। ठीक है, डी में आपका क्या है, एपीकल्चर। वैसे ही सूची 2 में क्या है, रेशम उत्पादन, उसके बाद मधुमक्खी पालन, उसके बाद क्या है फूलों की कृषि, उसके बाद है सब्जियों की कृषि। ठीक है, इसका मतलब सूची 1 में जो दिया हुआ है यह आपको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, यह आपको क्या करना है, मिलाना है एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से आपको मिलाना है। ठीक है, तो मिलाइए। देखिए क्या फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर किस में होता है, फ्लोरीकल्चर जो होता है उसमें फूल की कृषि होता है। किसका होता है, फूल की कृषि। देखिए ए है तो ए किस में मिलेगा, ए मिलेगा 3 में, ए किस में मिलेगा 3 में। ठीक है, उसके बाद बी, बी क्या है, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किसका होता है, रेशम उत्पादन, यानी कि बी मिलेगा 1 में। ठीक है, A3B1। उसके बाद क्या है, एपी कल्चर, डी, एपी कल्चर क्या होता है, मधुमक्खियों पालन, तो डी किस में होगा, 2 में होगा। ठीक है, बच कौन गया, बच गया ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर किस में होता है, सब्जी की कृषि में। देखिए किस में मिला है, A3 और उसके बाद B1, A3B1। सी किस में मिला है, 4, A3B1 C4 और D2। तो ठीक है, तो किस में आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया, आप याद करके रखेंगे। ठीक है, चलते हैं, आपको कमेंट में बताना है अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं। ठीक है, अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, कमेंट में बताना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है, जो, यानी कि ऑप्शन क्या बोल रहा है, लवणीय मृदा, ऑप्शन बी बोल रहा है जल जमाव वाले में, ऑप्शन सी बोल रहा है मृत्तिका में, ऑप्शन डी बोल रहा है क्षारीय में। ठीक है, यानी कि मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो मिट्टी धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं उसमें उर्वरक वगैरह यूज करते करते क्या होता है, उसमें कभी क्षारीय होता है, कभी लवणीय हो जाता है। ठीक है, जब हमारा मृदा क्या होता है, क्षारीय हो जाता है, यानी क्षारीय मृदा का पीएच मान लगभग, जो जिसको हम क्षारीय कह सकते हैं, ऐसे नॉर्मल तो क्षारीय 7 से ज़्यादा होता है, लेकिन मिट्टी में क्षारीय कहने के लिए इसका पीएच मान 8 से ज़्यादा होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा। तो क्षारीय मृदा का उपचार करने के लिए हम जिप्सम मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर हो गया डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सबसे नज़दीक है। ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है 1/5, ऑप्शन सी है 1/6, ऑप्शन डी है 1/8। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, जी का मान 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। ठीक है, 1/6 यह किसका होता है, कैपिटल जी नहीं, स्मॉल जी का वैल्यू। ये पृथ्वी का अगर स्मॉल जी है तो चंद्रमा का हो जाएगा 1/6 स्मॉल जी। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आपको बोलना है कैपिटल जी का जो मान होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो कैपिटल जी होता है सभी के लिए, चाहे वो पृथ्वी हो, चंदा मामा हो, सूर्य हो, कोई भी हो, इसके लिए कैपिटल जी का मान समान होता है। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं,
तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, क्या बोलते हैं, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, वह होता है, आपको याद कर लेना, वह होता है 6.67, ठीक है, 6.67 गुना 10⁻⁻11, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है यह होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी कि कैपिटल जी का मान हुआ सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण, यह कहीं नहीं बदलता है। इसका वैल्यू होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहीं पे हम कुछ बात करते हैं, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब आप किसी वस्तु को फेंक दीजिएगा पृथ्वी से तो वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज होता है, एक होता है पलायन वेग। किसका पलायन वेग क्या होता है, कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। इसका मतलब जैसे कि आपने सुना होगा आर्टिफिशियल जो कृत्रिम उपग्रह होता है, एक अपने कक्षा में घूमते रहता है, ठीक है। तो इसका जो चाल का जो वैल्यू होता है, इसके चाल में यदि √2 गुना हम क्या कर दे, बढ़ा दिए, मतलब 41% अगर बढ़ा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, पलायन कर जाएगा, यानी कि पृथ्वी कक्षा छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। बात समझ गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है, तो कक्षीय वेग में √2 से गुना कर देंगे तो पलायन वेग का मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका सोयूज, ऑप्शन बी है स्पुतनिक 1, ऑप्शन सी है सैल्यूट 1, ऑप्शन डी है आपका वोस्टॉक 1, ठीक है। तो मानव निर्मित जो प्रथम उपग्रह है वह रूस की सहायता से भेजा गया, जिसका नाम है स्पुतनिक 1। क्या नाम है, स्पुतनिक 1। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, ठीक है। जब हम यहाँ से बात करते हैं तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि बताइए स्पुतनिक 1 किसके द्वारा छोड़ा गया, आपका आंसर क्या होगा, रूस के द्वारा, सोवियत संघ रूस के द्वारा छोड़ा गया, ठीक है। आपसे कभी यह भी पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिए, आप वीडियो को पूरा का पूरा सुनिए, ठीक है, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यात्री कौन था, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यात्री यूरी गागरिन, कौन थे, यूरी गागरिन थे। उसके बाद कभी कभी यह भी पूछा, यूरी गागरिन क्या थे, पुरुष थे। आपसे पूछा जाएगा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री क्या है, उसका नाम है वेलेंटीना। क्या नाम है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। क्या नाम है, प्रथम अंतरिक्ष महिला यात्री जो है, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री क्या है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है। यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा। कौन है, राकेश शर्मा। वहीं पर पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बोलिए, यह है कल्पना चावला, ठीक है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, कल्पना चावला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी की धुरी है, ऑप्शन ए है झुकी हुई, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन सी है क्षैतिज, ऑप्शन डी है वक्रीय, ठीक है। देखिए पृथ्वी हमारा कैसा है, लगभग ऐसा है, और उसका जो ऐसे है, ठीक है। ऐसे का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा झुका हुआ, ठीक है। तो पृथ्वी की दूरी जो है थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से एक हम सीधा लाइन बनाएंगे, तो ऐसे करके करेंगे तो यह क्या होगा, 90 डिग्री का लाइन होगा, ठीक है। तो यह जो 90 डिग्री का लाइन है, इससे कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ। क्वेश्चन बोलेगा पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितना झुका हुआ, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ, ठीक है। जबकि यह जो है यह इसका कक्षीय सतह हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण आप बताएंगे, यह कोण कितना होगा, 66.5 डिग्री। आपसे पूछेगा पृथ्वी अपने कक्षीय सतह से कितना झुका हुआ, तो इसका आंसर क्या होता है, 66.5 डिग्री, ठीक है। एक बात और देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका आंसर क्या हुआ, झुकी हुई है। एक बात और देखते हैं, जैसे देखिए आप पृथ्वी का फोटो देखिएगा, ठीक है, जैसे ग्लोब का फोटो देखिए, तो ग्लोब तो गोल होगा, लेकिन जब इमेज देखेगा चपटा इमेज, तो देखिए ऐसा होगा। पृथ्वी का जो इमेज देखेगा लगभग ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा दिखता है, ऐसा जब दिखेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ होता है नॉर्थ पोल और यहाँ होता है साउथ पोल, ठीक है, जबकि इधर होता है ईस्ट वेस्ट, ठीक है। यह होता है इक्वेटर। तो आप यहाँ से यहाँ तक का लाइन देखिए, यह लाइन क्या है, छोटा है, और यह लाइन क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो
इस लाइन को जो खींचते हैं, नॉर्थ से जो साउथ को लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुवीय व्यास। इसको क्या बोलते हैं, इधर ईस्ट वेस्ट खींचते हैं, इसको बोलते हैं विषुवतीय व्यास। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की लंबाई कितनी है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है 12,756 है। ठीक है, नहीं सॉरी 12,714, क्योंकि देखिए कम है, ये कम वाला है 12,714, जबकि ये ज़्यादा वाला है 12,756। ठीक है, तो विषुवतीय व्यास क्या है 12,756 है, जबकि ध्रुवीय व्यास क्या है 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, समझ गए। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की बनावट किसके बराबर है। तो पृथ्वी की बनावट किसके बराबर है, तो शुक्र के समान लगभग है। पृथ्वी की बनावट लगभग शुक्र के समान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 6। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकमात्र सही है। ठीक है, तो बोलता है पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। ऑप्शन बी बोलता है पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं। ऑप्शन सी बोलता है पौधे अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। ऑप्शन डी आपका बोलता है वर्षा के जल से आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्रकाश चाहिए, यानी कि बी नंबर गलत हो गया। ठीक है, दूसरी बात पौधे अपनी पत्तियों में भोजन संग्रहित करते नहीं, पौधे भोजन संग्रहित करते हैं किस में, फल फ्रूट बनाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। चलिए, वर्षा के जल से आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा नहीं, ये भी नहीं होता है। तो क्या होता है, पौधे जड़ द्वारा मिट्टी से कुछ कुछ लेते हैं। जैसे हम मिट्टी में उर्वरक देते हैं तो क्या होता है, जड़ द्वारा मिट्टी से खींचता है। पानी देते हैं तो क्या होता है, जड़ द्वारा मिट्टी से खींचता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। ठीक है, बात आ गया समझ में, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, नहीं उसके लिए देखिए थोड़ी मात्रा मतलब अल्प मात्रा में चाहिए। देखिए रेशा, प्रोटीन, खनिज और वसा। देखिए आप लोग जो खाना खाते हैं उसमें रेशा का मतलब फाइबर होता है। जैसे आप क्या बोलते हैं, हरी साग सब्जी खाते हैं उसमें क्या होता है, फाइबर होता है। प्रोटीन, जब दूध खाते, अंडा खाते, मांस मछली का प्रोटीन मिलता है। ठीक है, वसा इससे भी, दूध में भी वसा मिलता है। तेल खाते हैं, घी खाते हैं, ठीक है, इसमें भी वसा मिलता है। मांस मछली जो खाते हैं उसमें भी फैट होता है। ठीक है, तो ये सब आप ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, लेकिन खनिज बिल्कुल कम खाते हैं। ठीक है, खनिज बिल्कुल कम खाते हैं। जैसे आपको लोहा हो गया, पोटासियम हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, ये सब क्या होता है, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या होता है आपका खनिज होता है। यह बहुत कम मात्रा में आप लोग लेते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, खनिज। ठीक है, तो खनिज कम मात्रा में आपको चाहिए होता है। ठीक है, बात समझ गए हैं। अगला इसमें से समझिए, अगला इसमें क्या दिया हुआ, जैसे हम बात करते हैं लोहा, तो लोहा आपकी बॉडी के लिए क्यों चाहिए, लोहा आपकी बॉडी के लिए क्यों चाहिए, तो आपको पता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन में लोहा रहता है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक क्या होता है, आपका लोहा होता है। ठीक है, आयोडीन आप क्यों लेते हैं, आयोडीन आप क्यों लेते हैं, आप जानते हैं कि आयोडीन क्या होता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन को क्या करता है, यह संश्लेषण करने में सहायता करता है। कौन करता है, तो आयोडीन करता है। आप जस्ता लेते हैं, जस्ता भी थोड़ी मात्रा में हम लोग लेते हैं, किसी खाने के माध्यम से जाता है। ठीक है, तो जस्ता क्या करता है, इंसुलिन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आपके बॉडी में इंसुलिन को कंट्रोल कौन करता है, जस्ता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है सोडा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है पोटासियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन सी है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी है आपका पोटासियम कार्बोनेट। तो सोडा जो क्या करता है, बारूद बनाने के काम में आता है, इसका नाम है पोटासियम नाइट्रेट। क्या नाम है, पोटासियम नाइट्रेट, KMnO4, पोटासियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या होता है, पोटासियम परमानेंट होता है KMnO4। ठीक, पोटासियम नाइट्रेट आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहीं पर कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, नौसादर किसको बोलते हैं, नौसादर बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड को। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड को हम नौसादर बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी आपके सामने आएगा हाइपो क्या होता है, तो
हाइपो किसे कहते हैं? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है, इसको हाइपो कहा जाता है। ठीक है, अब यह बोलेगा कि फिटकरी का क्या नाम होता है? फिटकरी जिसको हम लोग बोलते हैं, फिटकरी होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। संगमरमर, संगमरमर जिसको कहते हैं उसका रासायनिक नाम क्या होता है? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, इस्पात संयंत्र की बातिया भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ढलुआ लोहा, ऑप्शन बी है पिटवा लोहा, ऑप्शन सी है पीग लोहा, ऑप्शन डी है फौलादी लोहा। ठीक है, तो इस्पात का जो संयंत्र होता है यानी कि वहाँ पे लोहा इस्पात ये सब बनाया जाता है, उसमें बातिया भट्टी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, उसमें जो लोहा बनता है वह लोहा जो होता है उसको बोलते हैं पिग लोहा। क्या बोलते हैं? पिग लोहा बोला जाता है। ठीक है, अब आपको बता दें, पिग लोहा बता दिए। लोहे के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोहा का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो लोहा का मुख्य अयस्क क्या होता है? हेमाटाइट, सीडेराइट, यह लोहे का मुख्य अयस्क होता है। ठीक है, हेमाटाइट से लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन है, नैनो तकनीकी एक है तकनीकी जो संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी यह चैनल ग्रो कर पाएगा और आपके ही हेल्प से चैनल ग्रो कर पाएगा। फिर आपके लिए और भी अच्छे अच्छे काम किए जाएंगे। इस पर पूरा मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाएगा, पूरा साइंस पढ़ाया जाएगा, साइंस का चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप पहले प्यार दीजिए, यानी कि आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, हम इस वीडियो पे 100 लाइक टारगेट रखते हैं, तो आशा करते हैं आप जरूर 100 लाइक पूरा करेंगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन आपका? नैनो तकनीकी एक है, तकनीकी है जो संबंधित नैनो। ठीक है, ऑप्शन ए है ध्वनि से, ऑप्शन ए आपका क्या है? ध्वनि से, ऑप्शन बी है प्रकाश से, ऑप्शन सी अंतरिक्ष अनुसंधान से, ऑप्शन डी है लघुकरण से। ठीक है, तो नैनो आपने सुना होगा नैनो का। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपने सुना होगा जब आप टीवी में देखते होंगे जैसे आयोडेक्स का जेल लगा तो वहाँ पे बोलता है नैनो टेक्नोलॉजी जेल। नैनो का मतलब क्या होता है? आप पढ़िएगा, जैसे पढ़िएगा मिली, माइक्रो, नैनो, तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। ठीक है, यह होता है नैनो, यानी किसी एक मान लो कि 1 सेंटीमीटर का कुछ पार्ट है तो उसको इतना पार्ट में तोड़ देंगे तो कितना छोटा छोटा पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए नैनो का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा, लघुकरण से। तो नैनो तकनीकी का संबंध किससे है? लघुकरण से, यानी कि बहुत छोटा से संबंधित है। ठीक है, बात समझिए में आ गया। जैसे आप लोग कभी कभी कोई बीमार पड़ता है उसको क्या करते हैं? CT स्कैन करवाते हैं, MRI कराते हैं, तो वहाँ पर भी नैनो तकनीकी का यूज किया जाता है। वहाँ पे क्या इसका यूज किया जाता है? नैनो तकनीकी का यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS, सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है DOS क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बोलता है यह क्या है? यह क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यह क्या करता है? ऑप्शन ए है प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलन को नियंत्रित करता है, सर्च इंजन है, वायरस को साफ करने वाला सॉफ्टवेयर है, एक यंत्र जिससे इंटरनेट की पहुंच मिलती है। तो अभी तुरंत क्या बोले? यह एक क्या है? प्रोग्राम है। तो डॉस क्या है? एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलन को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहते हैं। ऑप्शन ए क्या है? प्रवाल, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है फंगस, ऑप्शन डी है अमीबा। ठीक है, तो देखिए किसी नदी तालाब में आप हरा हरा कजली टाइप का जो देखते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? शैवाल। उसको हम क्या बोलते हैं? शैवाल। बात समझ में आ गया? ठीक है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या हुआ? शैवाल। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन आया, बताइए शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, क्या बोलते हैं? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। अब शैवाल भी क्या होता है?
जैसे आप प्लांट होता है वैसे ही क्या हुआ, यह भी एक जीव हुआ, ठीक है। तो इसका क्या होता है, कोशिका भित्ति, ठीक है। प्लांट का क्या होता है, कोशिका भित्ति। किसी भी पौधे का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का। तो शैवाल का भी कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे जो शैवाल हैं अलग अलग उनका नाम है, ठीक है। तो देखिए, शैवाल रेड शैवाल भी होता है, भूरा शैवाल भी होता है, हरा शैवाल भी होता है, ठीक है। तो एक शैवाल का नाम है, जिसमें शैवाल का नाम है एनाबीना। एक शैवाल का क्या नाम है, एनाबीना और नॉनस्टॉक। ध्यान से सुनिए, एनाबीना और नॉनस्टॉक यह शैवाल है। इसका क्या काम है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, ठीक है। एनाबीना और नॉनस्टॉक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी भूमि का उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है, ठीक है। एक शैवाल है जिसका नाम है लेमिनेरिया। एक शैवाल है जिसका नाम है लेमिनेरिया, यह भूरा शैवाल है, ठीक है। यह कैसा शैवाल है, भूरा शैवाल है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन आएगा, टिंचर आयोडीन बनाने में कौन शैवाल का काम होता है, तो लेमिनेरिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, एक कोई पदार्थ होता है जिसका नाम होता है अगर अगर। क्या होता है, अगर अगर। अगर अगर के उत्पादन में कौन शैवाल काम करता है, तो अगर अगर के उत्पादन में लाल शैवाल, अगर अगर के उत्पादन में लाल शैवाल काम करता है, ठीक है। बात समझ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, मृग तृष्णा बनने का कारण है। तो मृग तृष्णा को कभी कभी हम लोग मृग मरीचिका भी लिखते हैं। ऑप्शन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी है विसर्जन, ऑप्शन सी है परावर्तन, ऑप्शन डी है आपका अपवर्तन। तो मृग मरीचिका बनने का जो कारण होता है वह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो मृग मरीचिका कहाँ दिखाई देता है, रेगिस्तान में। यहाँ भी कभी कभी दिखाई, जैसे कि आप ध्यान दीजिए, बाइक से आप जाइए, ठीक है। बाइक से रोड पे जाइए, एकदम खाली रोड पे जाइएगा, धूप का दिन रहेगा, तो आपको बहुत दूर जब खाली रोड रहेगा दिखाई देगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पर ना रोड पर पानी गिरा हुआ, ठीक है। फिर वहाँ जाइएगा तो आपको लगेगा कुछ नहीं है, फिर उसके आगे दिखाई देगा, ठीक है। तो यही प्रक्रिया चलते रहता है। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका बोलते हैं, ठीक है। तो मृग मरीचिका बोलते हैं। ऐसा ही रेगिस्तान में जब होता है तो कोई जीव जंतु क्या प्यास लगता है तो उसको भी ऐसा दिखता है तो वहाँ पानी है, जाता वहाँ पानी नहीं मिलता, फिर और आगे जाता वहाँ पानी नहीं मिलता, पानी की तलाश में भटक भटक के मृग मरीचिका के कारण इसका जान चला जाता है, ठीक है। अब कभी कभी आपने क्या देखा, पूर्णांतिक परावर्तन। जैसे हीरा, हीरा क्यों चमकता है, यह भी पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। जैसे आपके पास कांच होता है, कांच का टुकड़ा होता है तो इसमें दरार, कभी कभी कचक जाता है, ठीक। कांच बोलते हैं कांच में क्या होता है, दरार आ गया, ठीक है। तो वह भी चमकता है, देखिएगा ध्यान से। तो यह किसके कारण चमकता है, पूर्णांतिक परावर्तन के कारण, ठीक है। पानी में आप किसी परख नली को डाल देते हैं, पानी में आप किसी परख नली को डालते हैं तो वह भी चमकता है, ठीक है। यह भी पूर्णांतिक परावर्तन के कारण चमकता है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, क्या करते, काला काला कालिख से भरा हुआ गोला, ठीक है, उसको भी डालिए, ठीक है। उसको भी कहाँ डालिए, पानी में डालिए, तो वो क्या करेगा, चमकेगा। यह भी किस कारण चमकता है, पूर्णांतिक परावर्तन के कारण चमकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 14। क्या बोल रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने खोजा था। ऑप्शन ए है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी है सत्येंद्रनाथ बोस, और ऑप्शन डी है आपका सीवी रमन, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या है, सीवी रमन। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो खोज किए थे वह किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन। किसने किए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। E बराबर mc², यह भी किसने दिया है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए इनको 1922 ईस्वी में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको, अल्बर्ट आइंस्टीन को, ठीक है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपके लिए बता देते हैं। जैसे आपसे कभी कभी पूछा जाता है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, आपका जवाब क्या होगा, मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लांक। विद्युत प्रतिरोध के बारे में कौन बताया, तो ओम। विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया, ओम ने दिया, ठीक है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो माइकल फैराडे, ठीक है, माइकल फैराडे। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया, कूलम, ठीक है। कूलम का नियम आपने पढ़ा हुआ है कि जब किसी दूरी पर कोई दो आवेश रखा हुआ तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का जो बल होता है वो होता है Q1 Q2/r², ठीक है। ये किसने दिया, कूलम दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की तीक्ष्णता श्रीलिनेस क्या होता है, श्रीलिनेस किस पर निर्भर करता है, एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन, आवृत्ति और गति। तो ध्वनि की तीक्ष्णता, तीक्ष्णता का मतलब क्या होता है, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे कि जैसे आप किसी महिला कोई गाना उना गाती है, जैसे लता मंगेशकर गाती, कितना अच्छा सुनाई देता है। ठीक है, यही कोई पुरुष गाता है, कहता है वो अच्छा नहीं गा रहा। तो ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है वह आवृत्ति होती है। ठीक है, और जितना आवृत्ति अच्छा होगा, ठीक है, तो वही क्या होगा, वही उसका तीक्ष्णता होता है। ठीक है, जैसे अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है ध्वनि का तारतम्य भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, और ध्वनि तीक्ष्ण होती है अथवा पतली होती है। ठीक है, जैसे किसी महिला का आवाज़ क्या होता है, पतला, आप कहेंगे पतला है, तो इसका मतलब इसका तारतम्य क्या है, तारतम्य भी क्या अधिक है। वैसे ही किसी पुरुष का जो आवाज़ होता है यह मोटा होता है, तो इसका तारतम्य क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास है। यानी कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा आराम इनमें से कहाँ पर, कितने डिग्री टेम्परेचर पर मिलता है। ऑप्शन ए है 30 से 32, ऑप्शन बी है 22.5 से 25, ऑप्शन सी है 15 से 18, ऑप्शन डी है 18 डिग्री 22.5 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 30 से 32 जब आपका गर्मी लगता है, 30 से 32 में आपको क्या बोलते हैं, ओहो गर्मी लग रहा। वैसे जब 18-15 डिग्री होगा तो आपको क्या लगेगा, 15 डिग्री हो जाएगा तो आपको क्या लगेगा, ठंडा लगने लगेगा। ठीक है, इसलिए आपके लिए सबसे जो अच्छा फेवरेबल कंडीशन है वो 18 डिग्री से लेके 22.5 डिग्री है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है डेसिबल इकाई है। तो डेसिबल किसकी इकाई है, ध्वनि की तीव्रता, प्रकाश की, ऊष्मा की, विद्युत की। ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल किसकी इकाई है, तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, डेसिबल। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ और भी बात बता दें, जैसे आपसे पूछे आवृत्ति की इकाई क्या है, आवृत्ति की इकाई क्या होता है, हर्ट्ज। दाब की इकाई क्या होता है, पास्कल। विभवांतर की इकाई क्या होता है, वोल्ट। तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। जबकि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, ओम। ठीक है, ये सब आप सुन लीजिए, आराम से सुनिए, फिर से सुनिए एक बार। कहेंगे आवृत्ति की इकाई क्या होती है, तो हर्ट्ज। दाब का इकाई क्या होता है, पास्कल। और विभवांतर की इकाई क्या होता है, वोल्ट। तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और उसके बाद तरंगदैर्घ्य किसमें मापते हैं, एंगस्ट्रॉम मापते हैं। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ओम में। बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हमारे रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होता है, उसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, रंजक होता है, डाई होता है। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को मारना। ऑप्शन बी है बीमारी के विरुद्ध लड़ना, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन का संवहन, ऑप्शन डी है समान रक्त घनत्व बनाए रखना। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का संवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी संवहन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना इसका काम होता है। ठीक है, बात आ गया समझ में, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होती है। देखिए छोटी बूंदें गोलाकार होती है, सबको याद है, लेकिन यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन क्या बोल रहा है, पृथ्वी के सभी कणों के समान रूप से आकर्षित करती है, इसके कारण गोलाकार होती है, पता नहीं। दिए गए आयतन के लिए गोला का सतही क्षेत्रफल अधिकतम होता है, गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा अधिकतम होती है, गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो छोटी बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो इसका जवाब होता है गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, लेकिन अभी कभी जब ये ऑप्शन में रहता, पूछता बूंद द्रव की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो इसका आंसर होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, आपको बता दें, आपसे क्वेश्चन आएगा, बताइए पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है पृष्ठ तनाव का मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर होता है, याद करके रख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 20। ठीक है, बोल रहा प्राथमिक रंग कौन सा है,
ऑप्शन ए है लाल हरा नीला, ऑप्शन बी है लाल पीला नीला, ऑप्शन सी है हरा पीला नीला, ऑप्शन डी है लाल बैगनी हरा। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे रेगुलर विजिट कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में प्राथमिक रंग क्या होता है? लाल हरा नीला होता है। ठीक है, आपसे पूछेंगे द्वितीयक रंग क्या होता है? यह होता है पीला मजेंटा सियान। क्या होता है? पीला मजेंटा सियान। बात समझ में आ गया? ठीक है, पीला मजेंटा सियान होता है द्वितीयक रंग। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। ऑप्शन ए है चुंबक से विकर्षित, ऑप्शन बी है चुंबक से प्रभावहीन, ऑप्शन सी है चुंबक से आकर्षित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए फेरो का मतलब क्या होता है? जैसे लोहा क्या बोलते हैं? लोहा में एफ ही क्या होता है? फेरस फेरिक होता है, तो फेरो जैसा बात है। तो फेरो जैसा जो बात है लोहा में, तो लोहा क्या करता है? चुंबक की ओर आकर्षित होता है, इसलिए फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ होगा वह चुंबक की ओर आकर्षित होगा। ठीक है, चुंबक की ओर क्या होगा? आकर्षित होगा। ठीक है, जैसे आप ध्यान दीजिए, आप इसमें से 3 टाइप के पदार्थ होते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेट क्या होगा? चुंबक की ओर आकर्षित होगा। ठीक है, जैसे क्या होता है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है? फेरोमैग्नेटिक है, यानी कि लोह चुंबकीय है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या होता है? टर्म होता है अनुचुंबकीय और क्या होता है? प्रतिचुंबकीय। जब आपको बोलेगा अनुचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन है, तो इसका सुन लीजिए उदाहरण। अनुचुंबकीय पदार्थ होता है प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटासियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये सब क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। जबकि एक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? बिस्मथ, एंटीमनी, सोना, चांदी, तांबा, जिंक, सीसा, अल्कोहल, हवा, हाइड्रोजन, ये सब क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। ये सभी क्या होता है? प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्मोस्टेट, क्या बोल रहा है? थर्मोस्टेट क्या है? तो थर्मोस्टेट क्या है? ऑप्शन ए निश्चित ताप पहुंचने पर यंत्र की बिजली बंद कर देना, ऑप्शन बी है किसी वैद्युत उपकरण की बाहरी सतह को गर्म नहीं होने देना, ऑप्शन सी है किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित ताप प्राश के भीतर बनाए रखना, ऑप्शन डी है आपका उपकरण को समुचित रूप से पृथ्वी से संबद्ध रखना। ठीक है, तो देखिए थर्मोस्टेट का क्या काम है? किसी भी उपकरण के ताप को एक निश्चित प्राश के भीतर, यानी कि न बढ़ने देगा ना घटने देगा, एवं कंट्रोल करके रखेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका सी होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्लोनिंग शब्द संबंधित है। क्लोनिंग शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पर्यावरण, ऑप्शन बी है ताप व्यापार से, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन डी है अनुवांशिकी से। तो क्लोनिंग शब्द किससे है? अनुवांशिकी से संबंधित है। क्लोनिंग शब्द किससे संबंधित है? अनुवांशिकी से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी जीव के जो अनुवांशिकता में परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, अनुवांशिकता में वैज्ञानिक तकनीकी से है, यह क्या होता है? परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, बताइए विश्व का प्रथम क्लोन क्या है? तो विश्व का प्रथम क्लोन होता है डॉली नाम का भेड़ का बनाया गया। विश्व का प्रथम क्लोन किसका बनाया गया? डॉली नाम का भेड़ का बनाया गया। ठीक है, कभी कभी पूछेगा आपके क्या है कि आपको बता दें कि भारत का जो करनाल है, करनाल क्या है? डेयरी अनुसंधान केंद्र है। क्या है? भारत में क्या है? डेयरी अनुसंधान केंद्र है भारत के करनाल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है कि वैज्ञानिक ने भैंस का क्लोन तैयार कर लिया। जैसे अभी आपने क्या सुना कि क्या है? भेड़ का डॉली, वैसे ही भैंस का क्लोन तैयार कर लिया। इससे क्या होता है? जब क्लोन हम तैयार करते हैं तो इससे क्या होता है? जैसे कोई प्रजाति क्या होता है? विलुप्त हो रही है, नहीं तो उसको वैज्ञानिक तरीके से हम बना के उसको तैयार कर सकते हैं, यानी उसकी संख्या को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब उसमें हम क्या अपने मनचाहे ढंग से उसको छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? उसमें रोग नहीं होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसका नस्ल अच्छा होगा, उसका दुधारू नस्ल हो जाएगा। ये सब हम लोग क्या करते हैं? क्लोनिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है क्लोनिंग। बात समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का कारण है इसका। ठीक है,
तो इसका ब्लैक होल जो होता है, ब्लैक होल में क्या कंडीशन होता है जो किसी भी किरण को वापस नहीं आने देता है? ऑप्शन इसका है बहुत छोटा आकार, ऑप्शन बी है बहुत बड़ा आकार, ऑप्शन सी है बहुत उच्च घनत्व, ऑप्शन डी है बहुत अल्प घनत्व। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बहुत उच्च घनत्व। क्या है इसका आंसर? क्या है? बहुत उच्च घनत्व होता है उसका। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? तो ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रशेखर ने दिया। किसने दिया? चंद्रशेखर वैज्ञानिक है, अपने भारत के ही वैज्ञानिक है, उसने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया। ठीक है, ब्लैक होल में सूर्य की सभी किरणें अवशोषित हो जाती हैं। ठीक है, ब्लैक होल में सूर्य की सभी किरणें, यानी कोई भी चीज़ वहाँ जाता है सब घिंचा के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं कि बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट का सोना में होता है। ठीक है, 18 कैरेट के सोना में होता है 82 भाग सोना, 18 भाग अन्य धातु। ऑप्शन बी है आपका 18 भाग सोना और 82 भाग अन्य धातु। ऑप्शन सी है 18 भाग सोना, 6 भाग अन्य धातु। ऑप्शन डी है 9 भाग सोना, 15 भाग अन्य वस्तुएं। ठीक है, तो आपको पता है या आपको बता देते हैं कि शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का। कितना होता है? 24। कहने का मतलब 24 को हम एक बोलेंगे, 24 को शुद्ध बोलेंगे, तो जिसमें 18 बोल रहा है तो इसका मतलब 6 कोई और होगा, तो इसीलिए 18 भाग सोना है, 6 भाग कोई और है, इसको हम बोलते हैं 18 कैरेट सोना। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। तो आपने वीडियो को देखा है, इसके लिए आपको थैंक यू, दिल से धन्यवाद देते हैं। ठीक है, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय, ओके।